हमारे कार्य शैक्षणिक व्यवस्था को और शासकीय व्यवस्था को सख्ती से लागू कराना, बच्चों के हितों को प्रायोरिटी दी जाती है। सब इसी मूवमेंट्स के कार्य क्या होते हैं? फोटो जो चाहे चित्र था उसकी बिल्कुल वैसे ही मूर्ति बने सेम ऐसी ही बनना चाहिए। वो वास्तव में किसी हंसती जिंदगी बहुत छोटी-छोटी बात नहीं है। इसका बड़ा होता है। जी और सरकारी अगर विश्वविद्यालय के किसी भी छात्र या छात्रा को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है तो इसी मेंबर की जो कमेटी है वो उसकी किस प्रकार सहायता करती है, उसके क्या अधिकार है कमेटी के, उसका जो कार्य क्षेत्र है वो कहाँ तक विस्तारित है। नमस्कार, मेरा नाम शिरीन खान और आप देख रहे हैं शांति समाचार। तो आज हमारे साथ मौजूद है जेवाजी विश्वविद्यालय के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर श्री प्रदीप शर्मा जी। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बोलिएगा बुलाने के लिए। सर मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी शांति समाचार में। थैंक यू सर। ये दोबारा कार्यकाल के लिए पुनः नामित किए गए। इन्होंने अपने पहले कार्यकाल के दौरान बहुत सारे विकास और छात्रों के हित में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। सर हम सबसे पहले जानना चाहेंगे आखिर एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या है, इसकी भूमिका क्या है, इसकी जिम्मेदारियां क्या हैं और वर्तमान में जेवाजी विश्वविद्यालय में कितने मेंबर्स हैं? मैम पहले आपको बताना चाहूँगा इसमें कार्यपालिका सदस्य की जो भूमिका जो होती है, एक कार्यपालिका सदस्य शैक्षणिक और शैक्षणिक व्यवस्था और बजट पास करने का मुख्य काम होता है और पंचों की प्रदान के लिए काम करते हैं। कार्यपालिका सदस्य शैक्षणिक प्रशासनिक और शैक्षणिक व्यवस्था को सख्ती से लागू कराने का इनका काम होता है और इसमें कुलपति महोदय, कुलाधिपति और शैक्षणिक और डीन कोटि के जो प्रोफेसर वगैरह वो होते हैं और कार्यपालिका सदस्य की जो व्यक्तियाँ जो होती हैं मध्य प्रदेश शासन और मौलाना रूप से, तो उसमें 6 सदस्य नामित किए जाते हैं। हमारा कार्य शैक्षणिक व्यवस्था को और शासकीय व्यवस्था को सख्ती से लागू कराना, बच्चों के हितों को प्रायोरिटी दी जाती है। वो मेरे काम बच्चों की कोई भी कमी समस्या समाधान करना हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। ओके सर इसी मेंबर्स की कार्य क्या होते हैं? सर सिर्फ छात्रों के हितों में को ध्यान रखना या फिर प्रशासनिक, शैक्षणिक या फिर वित्त जो वे नीति निर्माण के निर्णय में विश्वविद्यालय की सहायता करना? विश्वविद्यालय में कार्यपालिका सदस्यों की कार्य, इसमें एक कार्यपालिका सदस्य छात्रों के लिए एक सेतु का काम करते हैं। जो प्रशासन और छात्र के बीच की जो दूरी जो होती है उसमें कार्यपालिका सदस्य एक अहम रोल होता है उनका। उनकी जो समस्या है उनको प्रमुखता से हम लोग बात को उनको रख सकते हैं और प्रशासनिक दृष्टि, प्रशासनिक और शैक्षणिक व्यवस्था ये हम हमारे निर्देशों के अनुसार ही वहाँ पर कार्य चलते हैं और एक सर्वोच्च बॉडी के रूप में माना जाता है। किसी भी विश्वविद्यालय के लिए एक कार्यपालिका सदस्य की बॉडी एक अहम रोल के रूप में अपना कार्य अदा करती है और इसमें नीति बनाना, बजट पास करना और नए नए कोर्सेज को लागू कराना ये कार्यपालिका सदस्य की मुख्य भूमिका है। बच्चों के भविष्य कोई भी समस्या जो बच्चों की जो होती है उसको प्रमुखता से बच्चों के हित में उसको लागू कराने का कार्य करना। ओके सर ये जो इसी मेंबर कमेटी है इसकी चयन प्रक्रिया क्या है? क्या हम इसे राजनीति में कदम रखने की पहले एक सीढ़ी माने या फिर क्योंकि आम जो छात्र है उसको इस पद के बारे में नहीं पता, ना ही उसे इस बारे में जानकारी है कि इसमें क्या क्या कार्य होते हैं? इसी मेंबरों की चयन की जो प्रक्रिया जो आपने पूछी है ये मध्य प्रदेश सरकार विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत होती है। इसमें महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा कुलाधिपति होते हैं। इसमें हमारी चयन प्रक्रिया में हमारे जैसे रूटेड प्रोफेसर्स जो होते हैं, रूटीन वाले जो सीनियरिटी प्रोफेसर्स वो होते हैं और बाहर से जो राजनीतिक दलों से जो विद्यार्थी परिषद से कई भी लोग जो रहते हैं जो बहुत सीनियरिटी लोग होते हैं उनका चयन किया जाता है। वो सोच समझ के किया जाता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कार्यपालिका सदस्यों के ऊपर विश्वविद्यालय को चलाने में। और जो चयन प्रक्रिया जो गवर्नर के द्वारा 3 वर्ष का ये कार्यकाल होता है। इसमें हमारे कई हम बच्चों के भविष्य को और बच्चों की किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए हमारा बहुत अहम रोल रहता है। और हर सवाल राजनीति का तो मेरे द्वारा ये कहना अभी उचित नहीं होगा, इसको राजनीति का नहीं कह सकते, लेकिन शिक्षा के लिए एक एडिशनल जिसको अपन बोला जाए कि शिक्षा के लिए एक अतिरिक्त मंच जो दिया जाता है बहुत बड़ा मंच है। यहाँ पर सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है जो भविष्य में किसी भी क्षेत्र में हमारी अनुभव बहुत अच्छे से काम आते हैं और उसको हम साकार रूप भी दे सकते हैं। सर 1964 में जेवाजी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, किंतु 15 दिसंबर 2024 तक यानी कि करीबन 7 वर्ष 7 महीने तक जिनके नाम पर ये कॉलेज है जेवाजी राव सिंधिया जी, उनकी ही मूर्ति उस विश्वविद्यालय में नहीं थी। तो सर उस जो मूर्ति है उसकी स्थापना में आपका क्या योगदान रहा और आपका क्या संघर्ष रहा, उस जर्नी को हम जानना चाहते हैं।
बहुत अच्छा प्रश्न आपने जो किया है, और ये मेरे लिए भी बहुत एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और गौरव की बात है। युवादी विश्वविद्यालय में पिछले कार्यकाल में मैं महल कोटे से आशीर्वाद उनके और अपने संगठन के आशीर्वाद से मुझे कार्य परिषद सदस्य बनने का एक मौका मिला था। तो मैंने सबसे पहले ये देखा था कि युवादी विश्वविद्यालय हमारे ग्वालियर में ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी भारत की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में से एक आता है। और जो हमारे ग्वालियर अंचल संभाग के लिए युवादी विश्वविद्यालय एक 9 रत्नों में अगर कहा जाए तो रत्नों में इसकी गिनती होती है। और ये AA+ ग्रेड युवा यूनिवर्सिटी को जो मिला हुआ, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और यहाँ सिंधिया राज परिवार से जो विश्वविद्यालय यहाँ पर जीवाजीराव सिंधिया के नाम से स्थापना भी की गई, क्योंकि हमारे पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अहम रोल अदा कर रहा है। और इसमें मैंने जब देखा था कि जीवाजीराव सिंधिया जी के नाम से जो विश्वविद्यालय जो बना हुआ है, वहाँ पे कोई प्रतिमा मैंने नहीं देखी, छोटी सी प्रतिमा थी। लेकिन मैंने वहाँ प्रयास पूछा, प्रशासन से जानने का प्रयास भी किया, और जो प्रवर्तक जी भी हैं उनसे भी मैंने प्रयास किया। मैंने एक पहल स्टार्ट की थी और मैंने पूछा इसमें जीवाजीराव सिंधिया जी की प्रतिमा स्थापित नहीं है, क्या हम इसमें प्रयास कर सकते हैं? तो लोगों ने कहा कि प्रयास तो लगभग 60 वर्षों से होते चले आ रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा जो प्रस्ताव है वो हमेशा फाइलों में दबा रहता था, क्योंकि कोई राजनीतिक कारण भी होते हैं। और आप सब लोग जानते हैं कई ऐसी समस्या भी व्यवधान जब तक कार्य परिषद में उसको सर्वोच्च सहमति से अपन पास नहीं कर सकते, तो कोई मतलब बिना कार्य परिषद की सहमति के अलावा उसको लागू नहीं कर सकते, क्योंकि एकेडमिक सिस्टम है। इसमें मध्य प्रदेश सरकार की कोई भूमिका नहीं होती, इसमें राजभवन और गवर्नर साहब का सीधा इसमें हस्तक्षेप होता है और संगठन का भी हस्तक्षेप होता है। तो मैंने प्रयास किया और संघर्ष भी हुए। मैंने फिर ये प्रस्ताव जो 60 मैंने वो प्रस्ताव को दिखवाया, और कई बहुत से मेरे से पहले भी कार्य परिषद सदस्य लोग रहे हैं, माननीय लोग, उन्होंने भी प्रयास किए थे, लेकिन वो सफलता हासिल नहीं हुई। तो मैंने ये अपना एक टास्क बनाया कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी गौरव की बात होगी अगर मैं इस प्रस्ताव को पास करती और इसको अगर मैं धरातल पर उतार पाऊँ। तो मैंने बिल्कुल ही मन में एक ठान लिया था कि इस चीज़ को मैं मजबूती के साथ विश्वविद्यालय में सबको विश्वास में लेकर के रखूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि इसको प्रतिमा स्थापित कराई जाए। तो चूँकि मैंने फिर प्रशासन से और अपने साथी कार्य परिषद के सदस्यों के साथ में मिलकर के और अपने सभी कर्मचारी यूनियन संघों से तालमेल बना करके मैंने ये प्रस्ताव कार्य परिषद की बैठक में मैं रखा था। और इसमें व्यवधान भी कई आए थे, लेकिन व्यवधान से मैं कभी डरा नहीं। मैंने संघर्ष किया, और अगर कोई कमी और कोई समस्या मेरे सामने आने उसका समाधान खोजा। इसका समाधान क्या है, वजह क्या है, इसका केवल राजनीतिक कारण से इसकी प्रतिमा स्थापित नहीं की जा रही थी। लेकिन वहाँ जैसे ही मैंने प्रस्ताव वहाँ पर रखा, तो सभी मेरे बोर्ड मेंबरों ने, वहाँ डीन कोटे के भी कार्य परिषद के लोग थे, हमारे कुलपति महोदय, रजिस्ट्रार, सभी लोगों ने मैंने ये प्रस्ताव रखा, तो सब सहमति से इस प्रस्ताव को मैंने पास कराया। ये मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण और बहुत गर्व की बात है। मैंने प्रस्ताव भी पास कराया, और प्रस्ताव पास कराने के तुरंत बाद मैं बिल्कुल लगातार संघर्ष और प्रयासरत करता रहा कि जब तक ये प्रतिमा इसका टेंडर प्रक्रिया से लेकर के और स्थापित और आवरण कराने तक का मैंने बिल्कुल एक दिन भी चैन की सांस नींद नहीं ली। मैं हमेशा लगातार सोचता ये कैसे होगा। फाइल तो बहुत मेरे से बड़े बड़े लोग भी आए हुए हैं, लेकिन नहीं हुआ, ये संभव हो पाएगा कि नहीं मेरे कार्यकाल में, क्योंकि कार्यकाल 3 वर्ष का रहता है। कभी कभी विश्वविद्यालय में अगर अपन किसी चीज़ के पीछे अगर फॉलो नहीं करेंगे तो प्रस्ताव कभी कभी फाइलों में मिलते रहते हैं। तो मैं इसका लगातार संघर्ष करता रहा, प्रस्ताव पास करा है। टेंडर प्रक्रिया भी कई देर रिपीट हुआ, तो उसमें भी मैंने प्रयास किया, बराबर मैं इसको फॉलोअप लेता रहा। तो जैसे तैसे टेंडर प्रक्रिया भी हुई, टेंडर के साथ में उसको प्रस्ताव का मूर्ति का टेंडर भी हुआ, उसके लिए भी मैंने प्रयास किया। और हमारे यहाँ मूर्ति के लिए जब ठेका हुआ तो वो भी मैंने उसको फॉलोअप देखता रहा कि कब तक बनाएंगे जी, कैसे बनाएंगे। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा अनुभव था। मैंने अपने और भी अपने जो सहयोगी है बाहर से समाज सेवियों से भी मैंने सलाह ली कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो जो प्रस्ताव जो मैंने चयन पे फोटो की जो प्रतिमा थी, मैंने महल के माध्यम से उस फोटो को मंगाया जीवाजीराव सिंधिया जी के का, और उसको मैंने फोटो जो छाया चित्र था उसकी बिल्कुल ऐसे ही मूर्ति बनी, सेम ऐसे ही बनना चाहिए, वो बहुत वर्षों बाद बन रही है। तो मूर्ति बनी भी, वो प्रस्ताव के साथ में टेंडर फिर स्थापित भी हमने कराया। और गौरव की बात है कि इस पर जब इसका अनावरण जब हुआ तो मेरे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात थी कि इसमें एक ऐसी महान हस्ती को लाना, चीफ गेस्ट, वो उपराष्ट्रपति जैसी हस्ती मेरे लिए बहुत कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। देश का एक बहुत बड़ा एक ओहदा होता है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय माननीय श्री जगदीश धनखड़ साहब को हमने इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। उन्होंने सहज स्वीकार किया कि मैं जरूर आऊँगा इसके अनावरण के लिए। तो इसमें माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्य अतिथि हमारे इसमें माननीय जगदीश धनखड़ साहब, विशिष्ट अतिथि तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और महाराज साहब, और यहाँ से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश से, और हमारी गवर्नर साहब महामहिम राज्यपाल महोदय,
और यहाँ से उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, विधानसभा अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी और कई दर्शक और हमारे प्रशासन और ग्वालियर अंचल संभाग के सभी लोग वहाँ पर पधारे और उस मूर्ति का अनावरण का जो मैं साक्षी बना, तो ये मेरे लिए एक जीवन का एक महत्वपूर्ण पल और ये मेरी बहुत बड़ी सफलता और उपलब्धि है। इसके लिए मैंने बहुत संघर्ष किया। आज हम सबके लिए एक प्रतिमा जीवाजी विश्वविद्यालय प्रतिमा पर नहीं है, वो एक हमेशा ही मार्गदर्शन करती रहेगी कि जीवाजी विश्वविद्यालय कई ग्वालियर अंचल संभाग के लाखों छात्रों को डिग्रियां देता है। डिग्रियां ही नहीं, वो उसमें कई डिग्निटी वहाँ से निकली हैं। कोई IAS के पद पे, कोई CME बना हुआ है, कोई आज हम जैसे कार्यपरिषद सदस्य भी उसमें हम नेतृत्व कर रहे हैं, जो कि हमने वहाँ से शिक्षा ली है, जिसमें मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इसमें एक समय वो भी आएगा कि कार्यपरिषद सदस्य के रूप में मैं इस पर नेतृत्व भी करने का हमको मौका मिला है। कई पत्रकार लोग भी बने हैं उसमें थे, मतलब इसका कोई कल्पना नहीं कर सकते जो कि आज काम को हम कर पाए सफलतापूर्वक, उसको हमने उसमें स्थापित कराया। जी मेरे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। सर, निजी और सरकारी अगर विश्वविद्यालय के किसी भी छात्र या छात्रा को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो EC मेंबर की जो कमेटी है वो उसकी किस प्रकार सहायता करती है, उसकी क्या अधिकार है कमेटी के, उसका जो कार्य क्षेत्र है वो कहाँ पे विस्तारित है? EC मेंबर कार्यपरिषद सदस्य की जो अधिकार क्षेत्र है वो केवल विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं, तो चाहे शासकीय कॉलेज हो या प्राइवेट हो, एफिलिएटेड ग्वालियर चंबल संभाग के जितने भी विश्वविद्यालय जीवाजी विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड कॉलेजों को सब में अस्सी का हम लोगों का होता है। चाहे उसमें एप्लीकेशन देना हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की जाँच हो, और रहा सवाल बच्चों की परेशानी का, तो बच्चों की समस्या के लिए जैसे चाहे स्कॉलरशिप का मामला हो या मनमानी फीस का रवैया हो, उस पर रोक लगाना, और बच्चों की कोई भी समस्या अगर होती है तो हम तत्काल विश्वविद्यालय प्रशासन को तलब कर सकते हैं, और तलब करते हैं अगर बच्चे की जो भी समस्या होती है तो तत्काल नगर करने का प्रशासन सर, जीवाजी विश्वविद्यालय से समय समय पर परीक्षा की अनियमितता है और रिजल्ट की दिक्कत और भी बहुत सारी परेशानी छात्र जो वो सामना करते हैं, उसकी खबरें आती रहती हैं, तो इस पर सर आप क्या ठोस कदम उठाने वाले हैं इसको रोकने के लिए? बिल्कुल, ये आपका प्रश्न बहुत ही गंभीर प्रश्न है, और ये मामले कई बार अखबारों के माध्यम से आप लोगों ने हम सब लोग सुनते ही हैं। ये बहुत ही गंभीर मामला है। नकल प्रकरण, सबसे पहले जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाना बहुत बड़ी आज की ज़रूरत है। बच्चों के अवश्य जो बच्चे बिल्कुल मेहनत से पढ़ाई जो करते हैं उनका रिजल्ट कभी कभी नहीं आ पाता। जो नकल प्रकरण आज का ग्वालियर संभाग में उनको देखने को जो हम लोगों को मिलते हैं, तो बच्चा कभी कभी हताहत होता है कि हम लोग जो मेहनत करते हैं वो हम पीछे रह जाते हैं, और जो बच्चा कभी पढ़ने नहीं जाता है उसकी परसेंटेज का पेपर विशेष समस्याओं का हम सामना करते हैं, तो बच्चे के मन में एक मायूसी होती है कि पढ़ाई का परिणाम अगर उसको उचित नहीं मिलेगा। तो इसमें मेरा बिल्कुल सख्त से सख्त कदम हम लोगों का इस बार रहेगा। परीक्षा के साथ में कोई भी इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसमें हम CCTV कैमरे, फ्लाइंग स्क्वाड का भी चयन हमारे होता ही है, लेकिन उसको सख्ती से लागू कराया जाएगा, और इसमें चयन प्रक्रिया में जो भी परीक्षाएं जहां भी हो उसको विधिवत तरीके से सख्ती के साथ पालन। जीरो टॉलरेंस नकल की नीति बिल्कुल इस बार अपनाएंगे हम लोग। कोई भी इसमें सख्ती बर्दाश्त नहीं, चाहे परीक्षा पे हो, परीक्षा केंद्र के अध्यक्ष हो, या फिर लीड कॉलेज प्रिंसिपल हो, या संकुल पाठ, जहाँ भी जो भी जिसके उत्तरदायित्व में जो भी आएगा। और अगर परीक्षा से पहले हम जैसे पेपर भेजते हैं सेंटरों पर, तो वहाँ कभी समस्या सुनने को मिलती है कि पेपर लीक हो गया, ये हो गया। इस बार अगर आगामी भविष्य में अगर इस टाइप की कोई भी गतिविधि अगर पाई जाती है, कई सारे कहा लोग गाइड खोल के चीटिंग करना ये है, चीज़ें बिल्कुल, तो अगर इस टाइप की चीज़ें तो हम इस बार किसी भी कॉलेज को सेंटर को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी हो सख्त से सख्त इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और सेंटरों की मान्यता भी हम समाप्त करने का काम करें। सर, पिछले कार्यकाल के जो पद को संभालते वक्त आपने कहा था कि परीक्षाएं नियमित रूप से की जाएंगी जिससे रिजल्ट भी टाइम पर आ सके। इसके साथ ही आपने ये चीज़ कही थी कि जीवाजी विश्वविद्यालय से एक छात्र खेल के क्षेत्र से ऐसा जाएगा जो विदेश भर में जीवाजी विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे। तो सर, अब दूसरे कार्यकाल के दौरान इस चीज़ पे आपकी क्या योजना है या इस चीज़ पर आपका क्या विजन है? बिल्कुल, आप जो कह रही हैं मैं इस बात से सहमत हूँ। मैंने पिछली बार भी जब आया था तो खेलों से मेरा बहुत बार लगाव कहा है, और ग्वालियर में खेलों की प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, और हमारे ग्वालियर में प्रयास करेंगे हम अच्छे कोचेस उनको मिलें और अच्छे गाइड उनको मिले, उनको डाइट का प्लान, एक अतिरिक्त बजट उनको मिला जाए, किट वगैरह इस सब उनको देने का काम हम विश्वविद्यालय में कराएंगे, और समय समय पर उनको अच्छे इंटरनेशनल प्ले जो ट्रेनिंग सेंटर्स जो होते हैं उनको कोचेस अच्छे उनको मिलेंगे, तो निश्चित ही वो ओलंपिक्स जैसे गेमों में अपनी धमक जो से आजकल हम मध्य प्रदेश से कई बच्चे हमारे लोग जा रहे हैं, पहले भी जीवाजी विश्वविद्यालय से गोल्ड मेडल लेकर के आए हो। हम भी प्रयास करेंगे जैसा विश्वविद्यालय A++ ग्रेड है, वो खेलों की तो प्रतिभा ग्वालियर में तो कोई बात ही नहीं है। ग्वालियर में हर बच्चे में एक हुनर है, वो हुनर को निखारने का काम, बस खेल उनकी प्रतिभा को निखारने का काम जो
यहाँ पर नहीं कर पाते, हम पूरा भरपूर प्रयास करेंगे कि बच्चों के लिए अच्छे कोचेस और ये इनके लिए जो डाइट और इसका जो बजट होगा खेल का बच्चों के लिए, तो उसको हम भरपूर प्रयास कर अच्छे से अच्छा बजट पारित करेंगे और बच्चों के लिए इंटरनेशनल सप्लाई भेजने का भी हम काम करेंगे। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और आज सवाल परीक्षा होगा तो समय पर परीक्षा नहीं होती, तो मैंने पिछली बार भी एकेडमिक कैलेंडर हम लोगों ने जारी कराया था। इस बार भी मेरा वही फोकस रहेगा कि पहले जो परीक्षाएँ होती थी महीनों भर लेट परीक्षा परिणाम आते थे, कभी कभी परीक्षा रिजल्ट ओपन नहीं होते थे, बच्चे परेशान होते थे, सब कभी डिग्रियाँ समय पर नहीं मिलती। इसमें हमने पिछली बार भी वही सख्ती है, इसको और सख्ती से हम पालन कराएंगे। एकेडमिक कैलेंडर हम जारी करेंगे, इसमें RPF के तहत जिसमें एक समय निर्धारित होगा कि इस माह में इनकी परीक्षाएँ होंगी, इतने समय के अंतराल इनका परिणाम घोषित किया जाए। दीक्षांत समारोह भी समय पे हो, जिससे बच्चों को डिग्रियाँ भी मिले, वो आगामी भविष्य की अपनी तैयारी कर सकें। ये हमारा, और बच्चों का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, ये हमारी प्राथमिकता हो। सर, विश्वविद्यालय का कोई ऐसा समर्पित या निर्धारित हेल्पलाइन नंबर है क्या, और अगर है तो वो बच्चों के लिए कैसे लाभकारी है, तो नाम वो कैसे उठा सकते? बच्चों के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम हमने पहले प्रयास किया था, लेकिन बीच में थोड़ा सा गैप हो गया। इस बार हम एक सिंगल विंडो सिस्टम बच्चों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर हम जारी कराएंगे, और उसमें सारी समस्याएं बच्चों की जो भी हो, इससे रिलेटेड हो या मार्कशीट से रिलेटेड हो या कोई भी चीज़ समस्या में बच्चे के प्रति, अगर परीक्षा की लिंक वगैरह खुलवाना या कोई भी कागजों में, कोई मार्कशीटों में कभी कभी त्रुटि मिल जाती है, कभी नाम की समस्या, स्पेलिंग गलत होती है, कभी इनका पिताजी के सरनेम वगैरह गलत होता है, तो बच्चे चक्कर लगाते रहते हैं, कभी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। तो हम एक निश्चित एक समय सीमा एक निर्धारित की जाएगी, उसको बच्चों को समय के अंतराल में उनका जो भी समस्या होगी उस हफ्ते 7 दिन या 10 दिन में निर्धारित किया, उस समय के अंतराल में बच्चों को समस्या का समाधान होगा, और इसके सीधा डैशबोर्ड कुलपति कार्यपालिका सदस्य इसकी मॉनिटरिंग करें। सर, जीवाजी विश्वविद्यालय की युवा और होनहार छात्रों के लिए कोई संदेश? जीवाजी विश्वविद्यालय, आजकल ये AI का ज़माना है, बदलते दौर पे मैं यही कहूँगा कि AI के दौर पे बच्चे कुछ सीखें, लेकिन अपने कौशल और विकास पर ध्यान दें, और इस AI को सीखें जरूर, लेकिन अपने मूल जड़ों से जुड़े रहें। उससे कभी असफलता से घबराएं नहीं, और असफलता तो आती है, असफलता घबराने के लिए नहीं आती, असफलता केवल सिखाने के लिए आती है कि हमारी कमी कहाँ रह चुकी है, उस कमी को दूर करें और आगे बढ़ें, और जीवाजी विश्वविद्यालय के साथ साथ हमारे देश का भी नाम रोशन करें, और हम जीवाजी विश्वविद्यालय परिवार प्रत्येक छात्र के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। यही हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, श्री प्रदीप शर्मा जी ने बहुत ही बेबाक तरीके से, स्पष्ट तरीके से हमें हर एक सवाल का जवाब दिया, चाहे वो परीक्षाओं के बारे में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के बारे में हो, इसी कमेटी से रिलेटेड हो, सब के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, आपने अपना कीमती समय सायंस समाचार को दिया। ऐसे ही खास बातचीत के लिए जुड़े रहिए सायंस समाचार के साथ। धन्यवाद।